बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को। मतलब क्या है कि जब भी कोई हमारे पास मटेरियल मेम्ब्रेन से गुजरेगा तो वह कैसे गुजरेगा। अच्छा, एक सेल के अंदर मटेरियल का दाखिल होना, मटेरियल का निकलना ये ज़रूरी है। जैसे एक सेल एक छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज़म की तरह काम कर रहा है। हम एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, अगर हम पानी ना पिए तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हम खाना ना खाएं हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन हमारे अंदर ना जाए हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें चली जाएं और बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से एलिमिनेट ना किया जाए तो भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इन शॉर्ट एक ऑर्गेनिज़म के ज़िंदा रहने के लिए मटेरियल का बॉडी में जाना भी ज़रूरी है और मटेरियल का बॉडी से निकलना भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रही है, सेल में चीज़ें दाखिल भी हो रही हैं, सेल से चीज़ें बाहर भी निकल रही हैं। इस क्रूशल ये ज़रूरी है, अहम है फॉर सेलुलर फंक्शन, सेल को नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। अच्छा, मूवमेंट किस तरह होती है? जैसे सेल न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहा है, सेल न्यूट्रिएंट ले रहा है, वेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है और सिग्नल ट्रांसडक्शन कर रहा है। तो ये तो हमने सेल सिग्नलिंग वाला जो टॉपिक था, जो 2 लेक्चर हमारे उस पर डिलीवर हुए थे, तो उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होता क्या है। लेकिन क्या हर चीज़ सेल के अंदर जा सकती है? क्या हर चीज़ सेल से बाहर आ सकती है? तो इसका आंसर है नो। कौन सी चीज़ सेल में जानी है, कौन सी चीज़ सेल से बाहर आनी है, इट इज़ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल कौन करता है? मेम्ब्रेन। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिलाई करता है, डिपेंड करता है। किसके लिए? रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सब्सटेंसेस की जो ट्रैफिक है, आना जाना है, उसको कंट्रोल करना है। ये नहीं है कि हर चीज़ हर वक्त हर क्वांटिटी में अंदर आ रही है, नहीं। कभी सेल को किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर आएगी, किसी चीज़ की कम ज़रूरत है वो कम क्वांटिटी के अंदर आएगी, किसी चीज़ की बाद दफ़ा ज़रूरत नहीं है वो अंदर नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जब मटेरियल को एक्सचेंज करना है सेल इन्वायरमेंट के साथ, यानी चीज़ों को बाहर भेजना है या चीज़ों को अंदर लेकर आना है सेल मेम्ब्रेन ने, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। देखिए ना, सपोज करते हैं हमारे पास सोडियम आयन है। अच्छा, हम ये कहते हैं ये जो सेल है ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इंपल्स की जनरेशन है वो उस वक्त शुरू होगी जब सोडियम अंदर से बाहर आएगा। क्लियर? लेकिन ये अंदर से बाहर खुद ब खुद नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल लगे होते हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो डायरेक्ट, सोडियम आयन जो है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जब सोडियम अंदर आता है तो सोडियम की बाहर अमाउंट कम हो जाती है, अंदर ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? अब चलो, एक नर्व इंपल्स तो गुजर गई कि सोडियम के अंदर आने से एक नर्व इंपल्स जनरेट होगी, लेकिन जब अगली नर्व इंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो सोडियम तो बाहर कम है, तो अगली तो नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं होगी। या आगे आप लोग एक नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर आएगा सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर आप लोग ये पढ़ेंगे कि सोडियम के अंदर आने से नर्व इंपल्स शुरू होती है। लेकिन सोडियम उसी वक्त अंदर आ सकता है ना जब बाहर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो और अंदर इसकी कंसंट्रेशन लो हो। लेकिन जब ये अंदर आएगा तो अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? अपने एक दूसरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी जो सोडियम को बाहर दोबारा भेज रहा होगा। तो मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन ने हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मूवमेंट करवानी है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की ही जिम्मेदारी है कि वो सोडियम को हमेशा बाहर हाई कंसंट्रेशन में रखे, ताकि जब भी नर्व इंपल्स जनरेशन की ज़रूरत पेश आए सोडियम फ़ौरन ही अंदर आए। तो इसी को हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ने या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जब भी मूवमेंट करवानी है वो चीज़ों का एक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। बाज़ चीज़ों की कंसंट्रेशन अंदर हाई रखी जाती है, बाज़ की लो बाहर रखी जाती है, बाज़ की बाहर हाई रखी जाती है, अंदर लो रखी जाती है। क्योंकि अगर दोनों तरफ एक ही जितना मटेरियल, फिर तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है।
तो ये सेल मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी है वो इस ग्रेडियंट को मेंटेन रखे। एक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? एक तरफ हाई लेवल रखे और एक तरफ लो, ताकि लो, चाहे लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो या हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो, मूवमेंट होती रहे। तो बहरहाल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी है कि वो मटेरियल को दोनों साइड्स पे इस तरह रखे कि अगर ज़रूरत अंदर आने की हो तो वो अंदर मटेरियल आए, बाहर जाने की हो तो वो बाहर जा सके। अब मटेरियल ने अंदर आना है या बाहर जाना है। अब बाज़ दफ़ा मटेरियल जब मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड, उसको एनर्जी चाहिए होती, और बाज़ दफ़ा जब मटेरियल मूव करता है एक साइड, उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती। इस वजह से अच्छा, ट्रांसपोर्ट तो ज़रूर, ये बात तो समझ आ गई, ट्रांसपोर्ट के बगैर एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल जिंदा नहीं रह सकते। तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये एसेंशियल प्रोसेस है, ये सेल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का होना ये सेल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दैट एनेबल द सेल, जो सेल को इस काबिल बनाता है कि वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख सके। होम्योस्टेसिस क्या है? कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे। इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन इसी तरह होता है कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आ गई उसको बाहर निकाल दो, अगर ज़रूरत से कम है उससे बाहर से ले लो। तो इस तरह ओवरऑल जो चीज़ों का इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का, चीज़ों का जो लेवल है सेल के अंदर, उसको मेंटेन रखना ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए से हो रहा है। न्यूट्रिएंट को एक्वायर करना है उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, वेस्ट को रिमूव करना है उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, या सेल ने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। ये इन शॉर्ट सिंपल जुबान में हम क्या कहेंगे? सेल सिग्नलिंग होनी है। तो ये आर्टिकल आप लोगों ने फिर खुद पढ़ना है कि सेल जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है तो उस मैकेनिज्म को क्या कहलाता है? सेल सिग्नलिंग। और ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आगे मटेरियल को मूव करवाने के लिए दो टाइप्स की ट्रांसपोर्ट चाहिए, पैसिव और एक्टिव। जिसमें एनर्जी चाहिए वो पैसिव, जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए वो एक्टिव। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट की आगे हम पढ़ेंगे इसकी फर्दर टाइप्स को। पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की वो मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, सेल के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसमें सेल एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। आगे इसकी तीन टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब वो तीनों टाइप्स क्या हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज सिर्फ हमने डिफ्यूजन को डिस्कस करना है। अच्छा, डिफ्यूजन है क्या? जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस मूव कर रही है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और उस एरिया की तरफ जहां कंसंट्रेशन किसी भी चीज की कम है। और बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, और इस मूवमेंट के दौरान क्योंकि सेल एनर्जी एक्सपेंड नहीं करता, खर्च नहीं करता, व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज, जब मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर रहे हो यानी हाई से लो की तरफ आ रहे हो, सो ये पैसिव टाइप है। तो हर वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? पैसिव टाइप कहलाए। अच्छा, यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपने समझना है कि व्हाट इज कंसंट ग्रेडियंट। अभी मैंने बताया कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो, एक तरफ चीज हाई हो और एक तरफ चीज लो हो, तो वो ग्रेडियंट कहलाती है। कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन हाई क्या चीज है? अगर मैं यहां लिख दूं वाटर, ग्रेडियंट, जिसका मतलब है एक तरफ वाटर हाई है और एक तरफ वाटर लो है। क्लियर? लेकिन अगर मैं लिख दूं कंसंट्रेशन, तो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि उस चीज की एक तरफ कंसंट्रेशन मिकदार हाई है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो जब भी ग्रेडियंट का वर्ड आएगा तो एक तरफ चीज हाई होगी और एक तरफ चीज लो होगी। और क्या चीज हाई और लो होगी वो डिपेंड करता है कि ग्रेडियंट से पहले क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब है किसी भी चीज की एक तरफ हाई कंसंट्रेशन है और एक तरफ लो कंसंट्रेशन है। आगे अब दो पॉसिबिलिटी है, चीज हाई से लो की तरफ भी जा सकती है और लो से हाई की तरफ भी जा सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आमतौर पे चीज हाई से लो की तरफ जा रही होती है। क्लियर? अच्छा, हम क्या करते हैं जब चीज हाई से लो की तरफ जाती है, जैसे मैं कहता हूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और चीज हाई से लो की तरफ गई। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड ये बस जस्ट ये बताता है कि चीज एक तरफ हाई है एक तरफ चीज लो है, ये नहीं बताता वो किस तरफ मूव की है।
अब मूवमेंट की डायरेक्शन कौन बताएगा? जो इससे पहले जो लफ्ज लगा होगा वो बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चीज हाई से लो की तरफ जा रही है तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले वर्ड लगा देते हैं अलोंग। अगर आ जाए ना मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आपने खुद ब खुद समझ जाना है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या अकॉर्डिंग लगा देते या डाउन लगा देते हैं। तो ठीक है, तो इन तीनों का मतलब ये है कि चीज हाई से लो की तरफ जा रही। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चीज लो से हाई की तरफ जा रही हो तो फिर हम यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले जो वर्ड लगाते हैं वो अगेंस्ट या अप, तो इस तरह के वर्ड लगाते हैं। तो बहरहाल अक्सर आमतौर पे जब हम ट्रांसपोर्ट की में डिफिजन की या आगे फैसिलिटेटेड डिफिजन की या आगे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करेंगे या आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की करेंगे तो बाज़ दफ़ा ना डेफिनेशन को शॉर्ट करने के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर देते द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब होगा चूंकि अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में तो हाई से लो, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मतलब है कि मटेरियल लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो बहरहाल ये जो टर्म्स हैं ग्रेडियंट वाला या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हम ग्रेडियंट बायो में पढ़ेंगे। तो ग्रेडियंट का मतलब एक है कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक तरफ हाई लेवल हो दूसरी तरफ लो हो। अब वो किस चीज़ का हाई लेवल हो सकता है? वो कंसंट्रेशन का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, वो सल्यूट का हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट सेल के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। तो बहरहाल इन टर्म्स को आप लोगों ने याद रखनी क्योंकि अगले 2-3 लेक्चर में ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके जो अगली टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।